हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वेदा करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली क्लासेस में हमने यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर यदि आपने उन क्वेश्चंस को देख लिया तो वो आप हो सकता है आपके एग्जाम में वहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेदा करियर इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर जाकर उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए। इसके अलावा वेदा करियर इंस्टीट्यूट को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर हमारी जो टेस्ट सीरीज़, इस टेस्ट सीरीज़ में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो है यहाँ पर 4d, 5p, 5f और 6p ऑर्बिटल्स को घटती हुई ऊर्जा के क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित किया जाना है। ठीक है, तो सही विकल्प की हमें यहाँ पर पहचान करना है। इंग्लिश में देख लें, 4d, 5p, 5f और 6p ऑर्बिटल्स जो है इनको अरेंज करना है। किस ऑर्डर में अरेंज करना है? इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से यहाँ पर कमेंट करके रिप्लाई कीजिए। क्या होगा ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा ए, बी, सी या डी? अब यहाँ पर आपको इसके लिए घटता हुआ क्रम, एनर्जी का घटता हुआ क्रम जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अब्बो का जो नियम आता है उस नियम के अकॉर्डिंग आपको एनर्जी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या होगा जल्दी से कमेंट करें, फिर हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको रिप्लाई कर रहे हैं कि सर बी, कुछ यहाँ पर सी को भी रिप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ डी की ओर भी जा रहे हैं। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन क्या है? इस प्रकार से आप तो 4 ऑप्शन दे दोगे तो एक कोई सा तो सही हो ही जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या करो, तो यहाँ पर आप सबसे पहले कैलकुलेट करो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। एक तो यहाँ पर आपका 4d है, ठीक, 5p है, फिर उसके अलावा है आपका 5f और एक है आपका 6p। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर n+n वैल्यू इसकी यहाँ पर हम निकाल लें, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक, यहाँ पर यदि बात करें 4d के लिए n+l वैल्यू क्या होगी? n+l वैल्यू, n+l वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 4, ठीक, l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है? तो 2। कितनी होती है? 2। यहाँ पर 6 आई n+ वैल्यू। 5p के लिए कितनी होगी? यहाँ पर आपका n+l मतलब 5+p की वैल्यू कितनी? 1। ठीक, तो ये यहाँ पर आपका 6 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर जब 5f की बात करें तो 5+ कितना होगा? 3, 8। ठीक है, और जब हम यहाँ पर 6p की बात करें तो 6p के लिए n+l वैल्यू क्या होगी? n का मान हो गया 6p, p के लिए यहाँ पर क्या होगी l की वैल्यू? तो वो होगी आपकी यहाँ पर 1 होगी। तो आंसर क्या हो गया? टोटल वैल्यू यहाँ पर 7। अब यहाँ पर देखो 7, 8, 6, 6 यहाँ पर हमारी वैल्यूज निकल कर आती है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखोगे तो ये 2 वैल्यूज यहाँ पर एज इट इज आई, n+n के मान बराबर आ गए। आप यहाँ पर तो कह दोगे कि जिसका n+n मान ज़्यादा था उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो जैसे यहाँ पर आपकी 5f की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद किसकी होगी? तो 6p की, 5f की यहाँ पर है आपका और इस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन तो क्रॉस आउट हो गए, बचा कौन सा? b होगा या c होगा? और फिर उसके बाद आपकी 6p, तो 6p अब इन दोनों ऑप्शंस में है आपका, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर 4d और कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है एक आपका? वो है आपका 5p। ठीक है, तो 4d और 5p इन दोनों ऑप्शंस में से हमें यहाँ पर चूज करना है। तो इसमें यहाँ पर n की वैल्यू किसकी यहाँ पर कम है? n की वैल्यू 4, 4d जो 4d है इसकी n की वैल्यू कम है और 5p इसकी n की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इस, और किसकी? 4d जो होगा इसकी एनर्जी कम होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5p आएगा पहले, फिर उसके बाद आएगा 4d। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाता हुआ दिखाई देगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया सभी को समझ में। एनर्जी का जो यहाँ पर आपका जो अब्बो का नियम था, उस नियम के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर क्या करना था, इसमें यहाँ पर एनर्जी का कैलकुलेशन करना था कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने का प्रयास किया और n+l वैल्यू के आधार पर देखा। फिर यहाँ पर यदि हमारे पास सेम आ गई n+l वैल्यू, तो फिर हमने यहाँ पर n को मान कंसिडर करते हुए आगे की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन आया कि 45 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के अनुरूप जूल में ऊर्जा की गणना करें। क्या कहा गया है, जूल में ऊर्जा की या एनर्जी की गणना करें। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन से देखने को हमको लगता है कि एनर्जी निकालना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 45 नैनोमीटर्स। कितनी दे रखी है हमें, वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 45 नैनोमीटर्स। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, प्लांक कांस्टेंट दे रखा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको याद रखना पड़ता है, तो वैल्यू आपको याद होगी, क्योंकि इतनी बार यदि आपने कैलकुलेशन कर लिया, बार बार प्रैक्टिस कर ली, प्रयास कर लिया, तो वो वहाँ पर वैल्यूज आपको याद हो जाती है। कैलकुलेशन करने के दौरान वहाँ पर आपको क्वेश्चन में न दी हो, तब भी आप वहाँ पर उस वैल्यूज को रखकर आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एच की वैल्यूज आप जानते हो क्या होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होगी है। ठीक है, कितनी होगी, -34 जूल सेकंड। स्पीड जो होती है वो कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, सी की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखी है। अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन आप यहाँ पर जानते हो कि E होता है h/μ। ये इक्वेशन आप यहाँ पर जानते हो एनर्जी की, कि एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है h × μ। ठीक है, अब यहाँ पर म्यू क्या होता है, h क्या होता है, तो h जानते हो कि ये प्लांक कांस्टेंट होता है। म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। E क्या है, एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इक्वेशन आप ये भी जानते हो कि म्यू = c/λ, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया था, उस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी। आपको क्या दिया गया है, c की वैल्यू दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ दे रखी है 45 नैनोमीटर। तो आपको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और बस वैल्यूज पुटअप करना है। क्या करना है, हमें वैल्यूज पुटअप करना है इसमें। ठीक है, इस इक्वेशन में हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगा हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। ठीक है, E = h/μ था, तो हमारे पास E = h, म्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, c/λ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई कि E = h, म्यू की जगह हमने रख दिया c/λ, तो c/λ हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें तो E = आगे की ओर मैं यहाँ पर वैल्यूज रखता हूँ, h की वैल्यू मुझे यहाँ पर दे रखी है, कितनी है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास कितना है, ये यहाँ पर आपका c की वैल्यू कितनी दे रखी है, इंटू 3 × 10⁸। ठीक है, और क्या दे रखी है वैल्यू, तो वो है आपकी लैम्डा वेवलेंथ। अब यहाँ पर देखो वेवलेंथ जो दे रखी है वो नैनोमीटर्स में है, तो मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ कि नैनोमीटर्स कन्वर्जन आपको आना चाहिए। नैनोमीटर से यदि हम मीटर में करें, पिकोमीटर से कितना, पिकोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया था तो कितना होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं कि 45 नैनोमीटर्स क्या होता है, तो 45 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, 45 नहीं, यहाँ पर 1 नैनोमीटर करो इसको, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर 45 नैनोमीटर से है तो उसको कन्वर्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 45 × 10⁻⁻9, और ये वैल्यू चली गई आपकी मीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में इसको आगे की ओर सॉल्व जब भी करोगे तो इसमें आप 10 की जो पावर के तौर पर दे रखा है, इसको आप पहले सॉल्व करने का प्रयास करो। उससे आपको कहीं ना कहीं जो ऑप्शंस दिए होंगे उससे यहाँ पर आपको जजमेंट लग जाएगा कि हमको यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा।
देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू कितनी थी, 10 की पावर माइनस 34 थी, एक 10 की पावर 8 थी, ये ऊपर की ओर है। ये नीचे जो है वो 10 की पावर कितना था, -9 था। इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये यहाँ पर मैं आगे की ओर इसको यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, E इज इक्वल टू, ठीक है, ये वैल्यू मैं एज इट इज़ रखता हूँ, इंटू 10 टू द पावर -34 है, इंटू 10 की पावर 8 है, और इंटू 10 की पावर 9 है। ठीक है, ये जो -9 था इसको ऊपर ले गए तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पर 8 और 9 कितना हो गया, 17। ठीक है, जब यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया आपका 10 की पावर 17 हो गया, और 34 में से यहाँ पर 17 को माइनस करोगे तो क्या होगा, आंसर होगा आपका किसमें, -17 आ जाएगा, 10 की पावर -17। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं पावर जो होगी 17 के आसपास होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ऑप्शंस में ये 15, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। आपके ये दो ऑप्शन आप यहाँ से क्रॉस आउट कर सकते हो, क्योंकि माइनस में हमारी कहीं ना कहीं पावर आ रही है। फिर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में देखें तो ये भी यहाँ पर -15 और -18। ठीक है, तो जब यहाँ पर इसके नीचे भी अपॉन में था ना, यहाँ पर कितना था, 45 था। तो जब आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते तो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यूज जो आती वो 0 पॉइंट क्या आता, यहाँ पर 442 आता, इंटू 10 टू द पावर -17 आता। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर इसको लगा सकते थे, क्योंकि 17 के आसपास यहाँ पर जो टाइटल दे रहा था वो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो डी ऑप्शन था ये यहाँ पर दे रहा था। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू जो होगी वो 0.442 इंटू 10 की पावर -17 आएगी, और जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4.42 इंटू 10 की पावर -18। तो इस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आंसर जो गया वो डी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया समझ में सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है कॉपर 2+ आयन का हमें क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cu2+ आयन। ठीक है, Cu2+ आयन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर Cu कॉपर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। कितना होता है, 29। यदि हम यहाँ पर Cu का कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ये क्या होता, Ar आर्गन, ठीक, 3D 4s2, और ये यहाँ पर कितना होता, 29 होता है, मतलब 3D9। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जब भी ये आयन में कन्वर्ट होता Cu2+, तो इसका यहाँ पर कन्फिग्रेशन हो जाता Ar 3D9, 4s में तो 0 हो जाते। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता, मतलब यहाँ पर कितने 3D में है 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट जो निकाला जाता है, चुंबकीय आघूर्ण जो निकाला जाता है, इसका आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, √n+2। क्या होता है, √n+2। अब यहाँ पर n क्या होता है, तो n जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, तो इसमें यहाँ पर आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर D 3D टोटल आप कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब यहाँ पर आप इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ पर 1+2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, √3, और √3 जो होता है ये क्या होता है, ये Bm में आएगा। ठीक है, बोहर मैग्नेट्रॉन के रूप में यहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पर √3 होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर यहाँ पर जो C था 1.73, ये हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में सभी को। Cu2+ जो आयन था इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना था, और उसके लिए हमें फॉर्मूला पता था कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, √n+2। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट को निकालते हैं। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर आयन दिया गया था, सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर पता हो, एटॉमिक नंबर होता है 29, हमने यहाँ पर ये देख लिया कि ये यहाँ पर आपका Cu का कन्फिग्रेशन लिख दिया। उसके बाद उसने कहा था कि आयन की बात की थी, तो Cu2+ आयन जो होता है इसमें हमारे पास यहाँ पर Ar3D9 4s में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर Cu2 आयन का कन्फिग्रेशन लिख दिया। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि अच्छा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, तो एक आया था अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक आया था, तो हमने यहाँ पर n जो होगा ये अनपेड इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसकी जगह हमने यहाँ पर 1 रख दिया और 1 रखा तो हमारे पास √3 वैल्यू आई, और √3 मतलब होता है 1.73, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है बोहर सिद्धांत, बोहर से रिलेटेड है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण सबसे कम ऊर्जावान फोटोन को जन्म देगा, ठीक है। इंग्लिश में देखें, अकॉर्डिंग टू दी बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस, आपके ट्रांजिशंस जो भी होते हैं उसमें से हाइड्रोजन एटम के लिए जो भी ट्रांजिशन होगा इसमें से लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि n = 5, 2n = 3। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, n = 6, 2n = 1। तीसरा दिया गया है n = 5, 2n = 4, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है n = 6, 2n = 5, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एनर्जी जो होगी वो किसकी कम एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि A, B, C या D कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जल्दी से रिप्लाई करो दोस्तों, जल्दी से रिप्लाई करें कि यहाँ पर A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर आगे क्यों डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या आंसर सही होना चाहिए, आपने कहाँ पर गलती की, ठीक है। चलिए बताओ जल्दी जल्दी, A, B, C, D। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया था कि यहाँ पर सबसे कम ऊर्जावान फोटोन को क्या करेगा, जन्म देगा या एनर्जी को सबसे कम रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जब हम यहाँ पर न्यूक्लियस या नाभिक की बात करते हैं, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, आप जब जानते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर जब हम यहाँ इनके ऑर्बिट्स की बात करते हैं, ये पहला ऑर्बिट था n की वैल्यू 1, दूसरा ऑर्बिट n की वैल्यू 2, तीसरा ऑर्बिट n की वैल्यू 3, चौथा ऑर्बिट n की वैल्यू 4, ठीक है, पांचवा ऑर्बिट n की वैल्यू 5। इस प्रकार से आप जानते हो कि ऑर्बिट जो होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। फिर यहाँ पर इसमें कंसेप्ट ये आता है कि जो यहाँ पर जितनी दूर है न्यूक्लियस से, नाभिक से जितनी दूर है वो सबसे कम एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं तो n की वैल्यू 5 वाला जो टाइटल था ये यहाँ पर दूर जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, कम इमिट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4th नंबर D होगा, ठीक है। यदि ऑप्शन में यहाँ पर देखो उसने क्या कहा था, 6 to 5, कहाँ से कहाँ आया, 6 to 5, तो इसके अकॉर्डिंग जो है लास्ट कहाँ पर था, 5th में था, तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर हो गया। यदि ऑप्शन में ये न होता, लास्ट ऑप्शन नहीं होता, तो फिर हमारा आंसर यहाँ पर क्या होता, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर जो होता वो यहाँ पर 3rd वाला होता। क्यों होता, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट जो नंबर यहाँ पर किसको जा रहा था, 4 को जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखें कि यहाँ पर यदि ऑप्शंस जो हो वो चेंज हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आंसर भी वहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है कि जली विलयन में द्विसंयोजक आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए यदि इसकी परमाणु संख्या दे रखी हो 25, ठीक है। जल्दी से कमेंट करें, 25, 25 किसका एटॉमिक नंबर होता है, किसका होता है, मैग्नीज, ठीक है, Mn, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, Mn 25 होता है। अब हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, द्विसंयोजक आयन। यहाँ पर द्विसंयोजक
डाईवैलेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, द्विसंयोजक डाईवैलेंट है, डाईवैलेंट आयन है इन एक्वस सॉल्यूशन, इफ इट एटॉमिक नंबर विल बी 25। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, सिंपल सा हमें यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में करा चुका था, ठीक है। बस आपको यहाँ पर जो आयन बनेगा तो उसका कन्फिगरेशन हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर मैग्नीज, ठीक, तो इसका कन्फिगरेशन क्या जाएगा, यहाँ पर होगा Ar, क्या होगा Ar, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3D में आपके 5 और 4s में कितने हैं 2, ठीक है, 3D 5 4s 2। ये यहाँ पर आपका कन्फिगरेशन है। जब यहाँ पर Mn2 प्लस इसका कन्फिगरेशन लिखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो ये यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आए हैं और ये पॉजिटिव जो चार्ज है वो उसको डिनोट करता है कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं। तो रिमूव कहाँ से होंगे, तो रिमूव होंगे आपके 4s से। तो कन्फिगरेशन यहाँ पर बन गया 3d5, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 0। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज आया। उसने वहाँ पर क्वेश्चन में कहा था कि डाईवैलेंट आयन है, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कन्फिगरेशन जो है ये लास्ट किस में है, 3d5 में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको वो कैलकुलेट करना था मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का आपने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला देखा था कि n+2 क्या होता है, n+2 √n+2। तो ये यहाँ पर n क्या होती है आप जानते हो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, n = होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है मेरे साथियों, क्या होता है, जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3d5 कन्फिगरेशन होगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 5 + 2, ठीक। ये यहाँ पर √35 हो गया, ठीक है, क्योंकि 5 + 2 7 और 7 5 कितना हो गया 35, √35 आया। अब √35 जो होती है वो वैल्यू होती है आपकी 5.9। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जो आंसर गया वो यहाँ पर B 5.9 bm, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि अच्छा 6 वो जो 5 होता है, यदि यहाँ पर 25 होता, क्या होता 25, तो यहाँ से 5 निकलता, ठीक। यदि यहाँ पर 36 हो जाता तो 6 बाहर हो जाता, ठीक। क्योंकि 5 √25 को आप क्या लिख सकते हो, √25 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 5 × 5 अंडर में 5 × 5, तो यहाँ पर एक पैर बाहर हो गया मतलब 5, ठीक। इसी प्रकार से आप यहाँ पर यदि 36 होता तो वहाँ से 6 निकल जाता, लेकिन हमने यहाँ पर अप्रॉक्स में कंसिडर कर लिया कि 5.9 जो होगा वो यहाँ पर √35 से निकलेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर B हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि 4f कक्षीय में इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं में से निम्नलिखित में से कौन सा सेट सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 4f ऑर्बिटल में। की पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि 4f ऑर्बिटल जो है इसके लिए हमें यहाँ पर चारों क्वांटम संख्याओं को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 4f, तो 4f के लिए आप जानते हो कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई, तो n की वैल्यू होती है 4, ठीक। और f है तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, तो ये यहाँ पर f के लिए n की वैल्यू l की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर n की वैल्यू देखें, चार ऑप्शंस में से n की वैल्यू 4 किस में दिखाई दे रही है, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा चौथे ऑप्शन में तो n की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ये ऑप्शन तो यूं ही क्रॉस कर दो, ठीक। बचे हुए 3 ऑप्शंस हैं। कभी कभी आपको यहाँ पर एलिमिनेशन पद्धति भी फॉलो करना पड़ती है। एलिमिनेशन पद्धति फॉलो करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको ऑप्शन कौन सा देखना है, तो 3 ऑप्शन को ही देखना है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि 2 ऑप्शन आपके क्रॉस आउट हो जाए और 2 ऑप्शंस को ही यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें से यहाँ पर हम 3 ऑप्शन में से अब हमें l की वैल्यू देखना पड़ेगा। l की वैल्यू कितनी, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की कि l की वैल्यू 3 हो, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी क्रॉस हो गया, क्योंकि l की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है।
जब भी n की वैल्यू 4 हो तो l की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, ये हमेशा यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें देखना है या तो A होगा या फिर C होगा, ठीक है। इन दो में से यहाँ पर कोई सा आंसर होगा। तो जब भी हम यहाँ पर L की बात करें कि अच्छा L की वैल्यू यदि 3 है तो M के मान कहाँ से होंगे, कहाँ तक होंगे, तो यहाँ पर आपका -3 से कहाँ तक होता है, +3 तक होता है, इंक्लूडिंग 0, 0 भी आ गया इसमें, एंड 0, तो 0 भी आ गया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो पहला ऑप्शन जो दिया है इसमें m की वैल्यू कितनी दे रखी है, +4 दे रखी है, तो +4 क्या हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी क्रॉस हुआ, मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया सी नंबर, ठीक है। सी में आप देखो L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू +1 तो हो सकती है ना, क्योंकि हमने कहा कि -3 से +3 तक, L के मान यहाँ पर 3 थे तो M की वैल्यू -3 से +3 तक हो सकती है, तो उसमें +1 भी तो आ गया, और S की वैल्यू +1/2 हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य से है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 जूल गतिज ऊर्जा वाली 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद है। कितने किलोग्राम वाली है गेंद, 1 किलो द्रव्यमान है उसका, ठीक है, 1 kg इसका मास है। अब यहाँ पर कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0.5 जूल गतिज ऊर्जा वाली है, ठीक है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ बॉल ऑफ 1 kg मास हैविंग काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल, ठीक। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, आप जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें तरंग दैर्ध्य कैलकुलेट, ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य कैलकुलेट करना है, इन्होंने यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा था और उसके अलावा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो हमें यहाँ पर पता है कि फॉर्मूला जो सूत्र होता है वेवलेंथ का वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m ke, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार के कैलकुलेशन यदि हमें यहाँ पर करना है, क्वेश्चन यदि पूछ लिए जाए, ठीक है। हमें काइनेटिक एनर्जी दी थी, ठीक, और हमें यहाँ पर मास दिया था उस बॉल का, तो हमें तरंग दैर्ध्य निकालना था, वेवलेंथ निकालना था, तो वेवलेंथ का हमारे पास फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम h की वैल्यू क्या होती है आप सब जानते हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है और मास भी दे रखा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करता हूँ, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, h की वैल्यू मैंने रख दी √, ठीक, 2, m की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होती है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 1, ठीक, वैल्यू रख दी, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ें, ठीक। फिर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो उसने कहा कि 0.5 जूल, ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √, में यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 दूनी 10, मतलब हो गया √1, ठीक है। तो ये यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 6.26 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √1 मतलब यहाँ पर 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 यहाँ पर मीटर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया यहाँ पर, जल्दी से बताएं, ए, ठीक है, ए ऑप्शन में है यहाँ पर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, वो है स्कैंडियम 3+ आयन। इसका हमें क्या निकालना है, प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑफ स्कैंडियम 3+ आयन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप स्कैंडियम एटॉमिक नंबर जानते हो, कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ AR, ठीक। फिर यहाँ पर आपके 3D 4s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, और D
में कितने, तो उसने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन। फिर जब यहाँ पर स्कैंडियम 2+ आयन था, 3+ था, सॉरी 3+ था, ठीक है, कितना था स्कैंडियम 3+, तो इसका कन्फिग्रेशन जो बनेगा वो Ar, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 2 S से गए, 1 D से गया, तो यहाँ पर क्या होगा 3D में भी कितने हैं 0, 4S में कितने 0, तो ये यहाँ पर आपका कन्फिग्रेशन तो Ar ही बन गया, ठीक है। Sc3+ इज इक्वल टू Ar, ठीक। अब यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं, तो यदि आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट न भी करो तब भी आंसर यहाँ पर 0 ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आंसर जो जाता हुआ दिखाई देगा वो A। आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करके भी देख सकते हो कि √n+2, ठीक है। तो यहाँ पर यदि n की वैल्यू आप क्या रखोगे 0 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0, 0+2, ठीक। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर स्कैंडियम जो आयन है इसका मैग्नेटिक जो आघूर्ण होगा, मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, वो होगा यहाँ पर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्लांक नियतांक का मान दिया गया है, वो दिया है 6.623 × 10⁻³ जूल सेकंड, और प्रकाश की जो चाल है वो यहाँ पर दे रखी है 3 × 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकंड, और यहाँ पर क्या दे रखा है आवृत्ति 6 × 10⁻15 पर सेकंड की आवृत्ति के साथ प्रकाश की मात्रा के नैनोमीटर्स में तरंग दैर्घ्य का सबसे करीब कौन सा मान होगा। द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट कितनी दे रखी है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकंड, विच वैल्यू इज क्लोज टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 6 × 10⁻15 पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट किस प्रकार से करेंगे हम, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है वो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी तो हमें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना था लैम्डा, ठीक है। हमारे पास देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है c/λ, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, वो कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, लैम्डा का मान कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c/μ, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू c/λ होता है, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया c/μ। अब यहाँ पर हमें c की वैल्यू दे रखी है, क्या है c की वैल्यू, c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये देखो 3 × 10⁻17 क्या है 3 × 10⁻17, ठीक है। नैनोमीटर्स क्या है नैनोमीटर पर सेकंड में दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी म्यू की वैल्यू कितनी है, तो जो म्यू होता है जो आवृत्ति होती है वो है आपकी 6 × 10⁻15, 6 × 10⁻15 पर सेकंड, ठीक है। तो ये सेकंड से सेकंड तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, सेकंड इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पर आपका देखो इस जब यहाँ पर 15 को ऊपर ले जाओगे तो ये टाइटल क्या बन जाएगा, और 3/6 मतलब कितना हो गया 0.5, कितना हो गया 0.5 हो जाएगा, इंटू 10⁻, कितना हो गया ये यहाँ पर 17 × 10⁻−15, तो ये हो गया आपका 0.5 × 10⁻, कितना हो गया 2, और 2 किस में आएगा प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस और एक माइनस, तो वैल्यू किसकी बड़ी है प्लस की वैल्यू बड़ी थी, ठीक। अब मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ 0.5 × 100, 10⁻² मतलब 100, तो ये हो गया आपका 50। आंसर क्या आ गया 50 नैनोमीटर्स, ठीक है, क्योंकि वैल्यू आपके नैनोमीटर्स में ही चल रही थी, हमको यहाँ पर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलिए कभी कभी आपको ऐसा है कि यहाँ पर कन्वर्ट भी करना पड़ता है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में कुछ बताया है, उसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है कि n = 2 to n = 1 का संक्रमण होगा, और उसके लिए सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम n = 2, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, n
is equal to 2 to n is equal to 1, then the shortest wavelength, कौन सी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है H एटम के लिए होगी, दूसरा दिया गया है D एटम, थर्ड दिया गया है He1+ आयन के लिए होगी, या फोर्थ ऑप्शन दिया गया है Li2+ आयन। तो जल्दी से कमेंट करो, रिप्लाई करो जल्दी से, क्या आंसर होगा यहाँ पर, A, B, C या D? जल्दी से रिप्लाई करें, फिर हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। जल्दी से रिप्लाई करो। क्या होगा आंसर, क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई करें। A, B, C या D? कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर D की ओर जा रहे हैं, कुछ C को आंसर भी दे रहे हैं। क्या होगा एग्जैक्ट आंसर, क्या होगा जल्दी से बताओ, A, B, C या D? देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सबसे पहले देख लें कि इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर जाता हुआ दिखाई देगा। तो जब हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है, कौन से ऑप्शंस यहाँ पर बेस्ट फिट होता हुआ दिखाई देगा, तो हमारे पास यहाँ का एक फार्मूला आता है वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है, और यहाँ पर RH जो होता है वो यहाँ पर n1² 1/n1² और -1/n2²। तो ये फार्मूला भी हम यहाँ पर कहीं ना कहीं देखते हैं, ठीक है, इंटू Z² होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इन्होंने कहा था कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ है, 2 to 1, और इसके लिए हमको यहाँ पर वेवलेंथ की बात कर रहा था, ठीक है, वेवलेंथ की बात कर रहा था। तो अब यहाँ पर हमने ये जो फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो होगा वो वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके होती है, Z² के, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनलिटी होती है, Z² के, न्यूक्लियर चार्ज के। Z क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। मतलब यहाँ पर जब आप यहाँ पर Z की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, Z की वैल्यू बढ़ेगी तो वो वहाँ पर क्या होगा, वो वहाँ पर आपके लिए जिस पर ज़्यादा चार्ज होगा वो वहाँ पर क्या होगा, उसके लिए Z का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। Z जो है वो क्या है, जिसके लिए जिस पर ज़्यादा चार्ज है, जिस पर ज़्यादा आयन्स हैं, उसके लिए Z का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि जिसका Z ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। उसने क्या पूछा था, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि Z की वैल्यू H के लिए क्या होगी, Z की वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी, ठीक है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर देखो D के लिए, तो ये भी यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर He1+ है, ठीक है। He1+ के लिए कितनी होगी, ये यहाँ पर आपकी 2 होगी, और Li के लिए Li2+ यहाँ पर कितनी होगी, Z की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके लिए Z का मान क्या हुआ, ज़्यादा हुआ तो उसकी वेवलेंथ या जो तरंग दैर्घ्य होगी वो शॉर्टर होगी, ठीक है, क्योंकि हमने रिलेशन कैसा देखा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। हम जानते हैं कि यदि यहाँ पर Z की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ जो होगी वो शॉर्टर होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाता हुआ दिखाई देगा वो Li2+ आयन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, यहाँ पर वापस से स्पिन से रिलेटेड है कि प्रेडिक्ट द टोटल स्पिन इन Na2+ आयन। Na2+ आयन जो होता है इसमें कुल चक्रण की गणना करना है हमें, ठीक है। कुल चक्रण कितने होंगे ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, Na2+ के लिए टोटल स्पिन निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका कन्फिगरेशन लिख ले, Na का क्या होगा, Na2+ का क्या होगा, ठीक है। Na का क्या होता है, Ar, ठीक। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4s में कितने होते हैं, निकिल 28 होता है,
ठीक, ये 4s2, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Na2 का जब कन्फिग्रेशन बनेगा तो Ar, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव होंगे वो कहाँ से होंगे, 4s से होंगे, तो 3D 8 बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, ठीक है, क्योंकि 3D 8 जब कन्फिग्रेशन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल स्पिन जो होता है, टोटल स्पिन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो है मेरे पास यहाँ पर 2। तो जब इसको यहाँ पर मैं क्रॉस आउट करता हूँ तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया, तो टोटल स्पिन जो निकल कर आएगा मेरा, वो निकल कर आएगा 1। लेकिन यहाँ पर 1 जो होगा वो प्लस या माइनस में, क्योंकि स्पिन आप जानते हो कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें यहाँ पर दिया गया है कि रेखाओं की श्रेणी हाइड्रोजन के वर्णक्रम में केवल ऐसी रेखाएं जो दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती हैं। इंग्लिश में हम यहाँ पर देखें तो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन विच आर अपीयर इन अ विजिबल रीजन, जो कि विजिबल रीजन में दिखाई दे। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए। इन ऑप्शंस में से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लाइमन, सेकंड ऑप्शन दिया गया है बामर, क्या बामर सीरीज होगी, थर्ड दिया गया है पास्चन सीरीज, और फोर्थ दिया गया है ब्रैकेट। क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। A, B, C या D, लीमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज या ब्रैकेट। तो यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस, और उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है दृश्य क्षेत्र, ये यहाँ पर की पॉइंट है। दृश्य क्षेत्र, ये जिसको हम इंग्लिश में यहाँ पर कहते हैं विजिबल रीजन। ये यहाँ पर यदि आपको पॉइंट याद है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसको आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखें कि विजिबल रीजन जो होता है वो किस सीरीज के अंतर्गत यहाँ पर इसमें आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर जाता हुआ दिखाई देगा वो यहाँ पर क्या होगा, बी, ठीक है, बामर सीरीज। अब यहाँ पर हम इससे रिलेटेड हम यहाँ पर सारी सीरीज को देख लेते हैं कि लेमन क्या, बामन क्या, पास्चन क्या, ब्रैकेट क्या, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट सीरीज है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर फर्स्ट लिख देता हूँ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इसके अलावा यहाँ पर एक सीरीज और होती है फंड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर जब बात करें तो इनके लिए यहाँ पर N1 N2, N1 की वैल्यू यहाँ पर क्या, N2 की वैल्यू क्या, और ये यहाँ पर जो होगा उसका जो क्षेत्र होगा, विशिष्ट क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। विशिष्ट क्षेत्र या स्पेसिफिक रीजन, इंग्लिश में से कहे तो स्पेसिफिक जो रीजन होगा वो किस रीजन के अंतर्गत यहाँ पर बिलोंग करेगी। तो यहाँ पर N की वैल्यू 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक, यहाँ 5। यहाँ पर N2 जो होगा ये यहाँ पर 2, 3 डैश डैश इस प्रकार से यहाँ पर होगा, ठीक। जब यहाँ पर हम ये लाइमन सीरीज में बामन सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो N2 होगा वो यहाँ पर कहाँ से, तो 3, 4 डैश डैश इस प्रकार से होगा। जब यहाँ पर आप पास्चन सीरीज की बात करोगे तो यहाँ पर N की वैल्यू N1 3 था, तो N2 जो होगा वो 4, 5 इस प्रकार से होगा। और जब आप यहाँ पर ब्रैकेट की बात करोगे तो N1 4 था, N2 जो होगा वो यहाँ पर 5, 6 इस प्रकार से होगा। और जो लास्ट आपकी जो सीरीज थी इसमें यहाँ पर N1 6, 5 था, तो N2 जो होगा वो यहाँ पर 6, 7 इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रीजन होते हैं वो किस रीजन को बिलोंग करता है, तो जो लाइमन होता है वो यहाँ पर जो सीरीज होती है वो होती है आपकी पराबैंगनी को, किसको रिप्रेजेंट करता है, विशिष्ट क्षेत्र जो होता है इसका पराबैंगनी रीजन, ठीक है, यूवी, ठीक है, यूवी रीजन आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर जब बामन की बात करते हैं तो ये आपका आता है दृश्य क्षेत्र। दृश्य जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि दृश्य क्षेत्र, या इसी को हम क्या कहते हैं, विजिबल रीजन। कौन सा, विजिबल। थर्ड यहाँ पर जो पास्चन होती है ये यहाँ से आप आगे की ओर जब बात करोगे तो ये जो आपकी थर्ड, फोर्थ और जो फिफ्थ है तीनों यहाँ पर आती है आपकी IR
या इंफ्रारेड, और इसी को हम यहाँ पर अवरक्त क्या कहते हैं हिंदी में, अवरक्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो है यहाँ पर अवशोषित या उत्सर्जित होने वाले विकिरण की उस समय आवृत्ति जब संक्रमण कहाँ से E1, ठीक है, कहाँ से E1 मतलब निम्न से कहाँ हो, उच्च की ओर मतलब E2 की ओर हो, तो यहाँ पर दो अवस्थाओं के मध्य प्राप्त होता है, तो किसके द्वारा यहाँ पर निरूपित किया जाता है। ट्रांजिशन की बात की गई है, सिंपल क्वेश्चन है, आप यहाँ पर कर लोगे। क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आप जानते हो एनर्जी का रिलेशन आपने देखा है कहीं ना कहीं, E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है H म्यू। ये इक्वेशन आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं देखी है, जानते हो कि एनर्जी का रिलेशन क्या होता है। तो हमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए वो फ्रीक्वेंसी के साथ है, म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज इक्वल टू, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये बाय H होगा, ठीक है, E बाय H, क्योंकि यहाँ पर जो था ये डायरेक्ट यहाँ पर आपके मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ था, म्यू H के साथ, तो ये रिलेशन बन गया। अब यहाँ पर जो एनर्जी, क्योंकि उसने ट्रांजिशन की बात कर दी थी कि संक्रमण कहाँ से कहाँ, E1 और E2 के बीच में है, ठीक है, तो E1 E2 मतलब आप यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन H। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर जो होगा वो मेरा यहाँ पर आंसर क्या हुआ, D, ठीक है, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, E2 माइनस E1। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ बताया है उसने, E1 से E2, मतलब आप यहाँ पर जब इक्वेशन लिखोगे तो हायर माइनस लोअर, E2 माइनस E1 अपॉन H, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है कि बोहर के सिद्धांत के अनुसार बोहर कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को किस फॉर्मूले के द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक। अब यहाँ पर हमें इंग्लिश में जब इसको देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बोहर ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। अब यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ठीक है। एनर्जी का यहाँ पर आपको क्या करना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। एनर्जी क्या होगी, क्या होगी, A, B, C या D। तो यहाँ पर जब आंसर की ओर बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर जाता है वो दिखाई देगा वो B, ठीक है। E जो होता है En इज इक्वल टू माइनस, ध्यान रखना, माइनस 2.179 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला, ठीक है, En इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर आता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन होता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है यहाँ पर बोहर, ठीक है, ये बोहर होगा, बोहर्स ऑर्बिटल एनर्जी, बोहर की कक्षा से संबंधित एनर्जी, तो ये एक फॉर्मूला दिया गया है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। क्या देखा था, माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो क्या ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो आप जानते हो कि एनर्जी का फॉर्मूला आप थोड़ी देर पहले देख कर आए हो, तो ये तो सही है, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड देखें, दो कक्षाओं के बीच जो होता है ऊर्जा का अंतराल डेल ई इज इक्वल टू RH 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी आप कहीं ना कहीं आप जानते हो कि ये यहाँ पर सही होता है। थर्ड ऑप्शन की जब बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होती है h म्यू इज इक्वल टू h म्यू 0 प्लस 1/2 mv स्क्वायर। तो क्या ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो आंसर आता नहीं, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। फिर लास्ट ऑप्शन देखे जाए तो इसमें यहाँ पर फोटोन के एक मोल की ऊर्जा कितनी होती है, तो यहाँ पर जब एनर्जी की बात करते हैं 1 मोल ऑफ फोटोन, तो E इज इक्वल टू होता है n0h इंटू लेमडा अपॉन सी नहीं होता, ये यहाँ पर जो है ऑप्शन ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। E जो होता है वो बराबर होता है n0h
C अपॉन लेमडा होता है। क्या होता है? C बाय लेमडा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर जो आपका यहाँ इनकरेक्ट दिया हुआ था, ये स्टेटमेंट जो था ये इनकरेक्ट था। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो जाता हुआ दिखाई देगा वो डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा गया है मैच द कॉलम्स है। ठीक है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मैच करना है। मैच फर्स्ट कॉलम विथ सेकंड। जल्दी से मैच करें और आंसर दें, रिप्लाई करें जल्दी से, फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको आंसर को डिस्कस करेंगे। क्या होगा? आप जानते हो, देखो क्वेश्चन में दे रखा है किसी वस्तु की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल। आप समथिंग की बजाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? बोहर। बोहर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, किसी कक्षा की बोहर त्रिज्या। थर्ड दिया गया था किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और लास्ट दिया गया था डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ जो होती है डी ब्रोगली। तो यहाँ से आप किसी एक को भी मैच करोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लू दे देगा वो। अब यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ आप जानते हो क्या होती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होता है? H अपॉन M इंटू वी। क्या यहाँ पर आप जानते हो डी ब्रोगली वेवलेंथ? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको किस ऑप्शन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? तो डी का जो होगा वो यहाँ पर आपका थर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या था, इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर मैच करते हैं। फर्स्ट दिया था आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है वो H अपॉन 4πm बनती है। सेकंड दिया गया था किसी कक्षा की बोहर त्रिज्या। तो बोहर त्रिज्या जो होती है ये यहाँ पर आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आपका एंगुलर मोमेंटम दिया गया है। एक ऑप्शन क्या दिया गया? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो बोहर त्रिज्या रेडियस के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है? 5.29 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। तो फिर यहाँ पर बचा हुआ क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या हो गया? NH अपॉन 2π। ठीक है, अब यहाँ पर आप मैच कर लो कि फर्स्ट के लिए क्या हुआ था, सेकंड। तो यहाँ पर आपको देखो एक ऑप्शन को यदि मैच कर लेते तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या होता? बी नंबर यहाँ पर, क्योंकि एक ही ऑप्शन में यहाँ पर आपको दे रखा है फर्स्ट के साथ बी। तो यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट, ठीक, थर्ड जो दे रखा है इसका क्या है? फोर्थ, और जो लास्ट था उसका थर्ड। तो इस प्रकार से आपका आंसर बी हुआ और इसको आप यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको बस फॉर्मूलेज, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका है ये चैप्टर, इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर आपके मैक्सिमम यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, आपको फॉर्मूलेज याद है, डायरेक्ट आपका यहाँ पर आंसर आएगा। और क्वेश्चन भी जो होते हैं बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, आपको फॉर्मूलेज याद होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु के अंदर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता निम्न में से किसके समानुपाती होती है? ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट इनसाइड द एटम, इनसाइड एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कक्षक तरंग फलन के वर्ग अर्थात साइन स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर साइन के नाम जानते हैं, क्लास ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन दैट इज साइन स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन दिया गया है कक्षक तरंग फलन अर्थात साइन के, ठीक है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन दैट इज साइन। थर्ड दिया गया था हैमिल्टनियन ऑपरेटर दैट इज H। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन दिया गया था मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात n। अब यहाँ से आप जल्दी से कमेंट करो कि ये यहाँ पर इस किसके समानुपाती होता है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है परमाणु के अंदर, ठीक है, जैसे आपका परमाणु है, नाभिक है, ये परमाणु है तो इसका नाभिक है, तो नाभिक के क्या कहा गया है कि परमाणु के अंदर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं, A, B, C या D, जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा। A, B, C
या डी, साइन स्क्वायर के होगी या साइन के होगी या एन के होगी या एच के होगी। तो यहाँ पर जो आंसर जाता है वो दिखाई देगा, वो यहाँ पर ए होगा, मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर के होगा। और जो साइन स्क्वायर होता है इसको हम यहाँ पर प्रायिकता घनत्व के नाम से जानते हैं। ये हमेशा वैल्यू जो होगी, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। और इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो प्रायिकता घनत्व कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, प्रायिकता घनत्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होगी वो न्यूक्लियस के चारों ओर वहाँ पर कितनी होगी, वो यहाँ पर इसको डिनोट करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए, तो इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की जो क्लास है इस क्लास को हम यहाँ पर यहीं पर रोकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार फिर बता रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हों, प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हों, तो उनको वेदागर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें। ठीक है, वेदागर इंस्टीट्यूट को यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।